अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी पे 1947 का जो पार्टीशन है उस पे ऐसा जुमला मैंने कभी नहीं सुना। इन 1947 पाकिस्तान गॉट आउट ऑफ इंडिया बट इंडिया डिड नॉट गेट आउट ऑफ पाकिस्तान। 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से नहीं निकला। कितनी भी किताबें आप पढ़ लें ये जुमला आपको कहीं पे भी नहीं मिला। आगे आगे सुने। दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। यही इन दोनों में फर्क रखता है। इंडिया कंटिन्यूड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन वेरियस वेज। उसके बाद भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहा मुख्तलिफ शक्लों में, जैसे कल्चर में, लैंग्वेज में, तारीख में पाकिस्तान का हिस्सा रहा। फिर हमने सोचा कि अपने आप को डी इंडियनाइज करें। ये कौन कह रहा है कि ये खूबसूरत किताब कह रही है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। 550 सफ़ात पे ये डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब की किताब है। मैंने सोचा है कि एक पॉलिटिकल साइंस का अदना सा शागिर्द होते हुए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ये जो 80 साल का जंगो जदल चल रही है इसका पस मंजर क्या था, और फिर उन्होंने एक अलग रास्ता लिया, हमने अलग रास्ता लिया। आज हम कहाँ खड़े, आज वो कहाँ खड़े। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि चैप्टर वाइज इस पर बहस करते हैं थोड़ी सी। आप क्वेश्चन रेज करें प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में आके, अपनी राय का विचार कीजिएगा। पहला इसका चैप्टर है 70 ईयर्स ऑफ पार्टीशन, 70 साल। ठीक, अब 70 साल हो गए आजादी को, तकसीम पाक व हिंद को। क्या खोया क्या पाया, चलते हैं उस पर बस करते हैं। कहते हैं कि जैसे ही दोनों ममालिक आजाद हुए उन्होंने रिलीजन को आउट कर दिया, हमने रिलीजन को इन कर दिया। उन्होंने लैंग्वेज को इन किया, हमने लैंग्वेज को आउट कर दिया। कल्चर, क्योंकि डी इंडियनाइज अपने आप को हमने करना था। जंगो जदल हुआ, फसादात हुए। इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपने कभी भी नहीं सुनी होगी कि नेहरू साहब, गांधी साहब और जिन्ना साहब के लिए किसी राइटर ने लिखा हो दी एंग्लिसाइज्ड पॉलिटिशियंस। मतलब तीनों पे ब्रिटिश का असर रसूख था, एंग्लिसाइज्ड। ठीक, कह रहे हैं कि तीनों के तीनों फकत तर्जुमान थे अपनी अपनी कम्युनिटीज के। स्पोक्स पर्सन उनको कह रहे हैं, नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स। लीडर्स नहीं कह रहे, रहनुमा नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जब 47 के बाद जहां पे फसादात हुए तो जिन्ना साहब, नेहरू साहब, गांधी साहब का अपनी कम्युनिटी पे एक लफ्ज भी नहीं चला, एक हुक्म भी नहीं माना गया उनका। लड़ते रहे, सिख लड़ते रहे, हिंदू लड़ते रहे, मुसलमान लड़ते रहे, एक दूसरे के गले काटे। सालों सदियों से एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग कह रहे हैं कि अपनी अपनी डायनेस्टीज के लिए लोग लड़ते थे। अपनी अपनी जो वहां का किंगशिप थी, जो लॉर्डशिप थी वहां की, मसलन पंजाब में अगर सिख थे तो सिख के साथ मुसलमान जनरल्स थे जो अपनी धरती के लिए लड़ते थे, अपनी इज्जत के लिए लड़ते थे, अपनी अना के लिए लड़ते थे। ये नहीं था कि अफगानिस्तान से जो मुसलमान आते थे उनके साथ वो नहीं लड़ते थे। अकबर था, मुगल डायनेस्टी थी, तो उसमें हिंदू जनरल्स थे जो अपनी धरती के लिए लड़ते थे, अपने मुल्क के लिए लड़ते थे। ये नहीं था कि मजहब के लिए लड़ते थे। मजहब तो ब्रिटिश ने आके बीज बोए। आगे चले, कह रहे हैं कि जब जंग अजीम दौर शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर टू, तो 48% जो इंडियन आर्मी थी उस वक्त की, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो पंजाब से थी। उसमें सिख ज्यादा थे। उसका असर क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई वो वापस आए, डीमोबिलाइज सोल्जर्स वापस आए, तो हथियार तो उन्होंने चलाना सीख लिया था, आर्मी में रहे थे। जब मजहब का सेंटीमेंट उस जंगो जदल में आ जाए, सिखों ने मुसलमान, पंजाब के मुसलमानों ने सिखों पे इस तरह के एक दूसरे के गले काटे गए। और बाकायदा प्लानिंग करके, जैसे आर्मी प्लानिंग करती है यूनिट की सूरत में, कंपनीज की सूरत में, जत्थों की सूरत में आके ट्रेनों पे हमला करते थे और कामयाब हमले करते थे। इस किताब को आप पढ़ेंगे आपको बात समझ में आएगी
कि मिलिट्राइज्ड हम जब माइंड सेट बना देते हैं तो उसके नुकसान फिर क्या होते हैं। कहते हैं फिर जंगो-जदल चली, लेकिन न नेहरू साहब की चली, न जिन्ना साहब की चली, न कांग्रेस की चली, न मुस्लिम लीग की चली। पार्टीशन पे कहते हैं कि पार्टीशन वाज एन एलीट प्रोजेक्ट। उसमें थी मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ब्रिटिश। एक टेबल पे 3 लोगों ने नेगोशिएट करके करोड़ों लोगों की जिंदगियों के मुकद्दर के फैसले किए। इधर तुम, इधर हम, उधर तुम, इधर हम, बस लकीर खींचती। धरती के ऊपर सालों सदियों से एक दूसरे के साथ रहने वाले लोग धरती पे लकीर खींचती। मजहबी सेंटीमेंट था ना, आरएसएस के लिए लिखा है, तबलीगी जमात के लिए लिखा है, शुद्धि तहरीक, जो भी तरीके थी उनका भी तो असर था। हम सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं, आरएसएस की बात नहीं करते, तबलीग जमात की बात नहीं करते। ठीक, आगे लिखते हैं कि माइग्रेशन हुई। 1951 के जो सेंसस थे उसमें हर चौथा पंजाब का फर्द मुहाजिर था, माइग्रेट करके आया था। आज उसकी कोई भी नस्ल मुहाजिर अपने आप को नहीं कहलाती। सोचें तारीखी तौर पर 5.3 मिलियन माइग्रेशन हुई है पंजाब में। जो आज हमारे पास पंजाब है ये वेस्ट पंजाब कहलाता है, जो हम छोड़ के आए, जो इंडिया को मिला वो ईस्ट पंजाब। अब ईस्ट पंजाब के जो ज्यादातर उसके लिए लिखा है नॉर्थ वेस्ट जोन, उसमें अजमेर, दिल्ली, राजपूताना स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, ये कुछ इलाके, लेकिन ज्यादातर ईस्ट पंजाब के लोग जैसे ही आए उनको वेस्ट पंजाब में मतलब हमारी साइड पे सेटल डाउन किया गया। गांव के गांव आए, उनको एक जगह पे रखा गया, कम्युनिटीज को एक जगह पे सेटल डाउन किया गया। शहरों में भी किया गया, गांवों में भी किया गया, देहात में भी किया गया। जो जमीनों वाले लोग थे, जमींदार थे, उनको जमीनें दी गई। ठीक है, बाकियों को इस तरह सेटल डाउन किया गया। 1948 तक पंजाब में माइग्रेशन का तकरीबन मामला सॉर्ट आउट हो गया। इधर क्या हुआ, सिंध की तरफ लिख रहे हैं। पहली बात तो सिंध में हिंदू जाने के लिए तैयारी नहीं थी यहां से, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का एक माहौल ही नहीं बना हुआ था हिंदू मुसलमान का, इतनी नफरत नहीं थी, रहते थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हिंदुओं को फिर डराया धमकाया गया, वो निकले, मिडिल क्लास थी। जब मिडिल क्लास यहाँ से सिंध की निकली तो यहाँ पे जो लोग आए उनको शहरों में सेटल डाउन किया गया। अब सुने, लिख रहे हैं कि 5,40,278 लोग कराची के अलावा सेटल किए गए, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, गांव देहात सब मिला के, लेकिन ज्यादातर शहरों में। कराची में 6,16,900 लोग कराची में सेटल डाउन किए गए, जिसमें से 35% ईस्ट पंजाब के थे, 32% यूपी से थे, 19% बंबई से थे और वेस्टर्न इंडिया से, 8% सीपी और हैदराबाद से थे। और वो जो 5,40,278 थे उसमें 30% ईस्ट पंजाब के थे, 21% यूपी के थे, 25% राजपूताना स्टेट्स के थे। मतलब यहाँ पे जो लोग आए वो मुख्तलिफ यूपी, सीपी, हर जगह से लोग आए। तो जाहिर है कम्युनिटीज की सूरत में तो नहीं आए, और शहरों में ज्यादातर सेटल किया गया उनको। और ये याद रहे यहाँ सिंध हुकूमत नहीं थी। 1948 में कराची से सिंध हुकूमत को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था कि निकलो यहां से, ये जेहन में रहे। खोड़ों की हुकूमत की डिसॉल्व की गई, फिर 48 के बाद कराची कैपिटल टेरिटरी था, इसलिए सिंध हुकूमत हैदराबाद शिफ्ट हो गई। अब ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का नहीं, ये जो जो डिसीजन बनती थी ये बनती थी फेडरल गवर्नमेंट की। तो 54 तक जो सिंध में मुहाजिरीन आए उनको सेटल डाउन नहीं किया गया, फेक क्लेम्स भी बने, और यहाँ पे रिजर्वेशन रही मुहाजिरीन की।
पंजाब में सेटल डाउन हो गए। मिल्कियतें कितनी कौन छोड़ के आया था वो सुने। 8 मिलियन एकड़ जमीन पंजाब से सिख हमारे भाई छोड़ के इंडिया चले गए थे। वहां से जो जमीन बची थी वो सिर्फ 4 मिलियन थी, 4 मिलियन एकड़। पैसे सुने, 38.1 बिलियन यहाँ के हिंदू और सिख छोड़ के गए थे, सिंध पंजाब सबके मिला के। वहां से कितने छोड़ के आए थे? सिर्फ 8 बिलियन। कहां 38 बिलियन, कहां सिर्फ 8 बिलियन। तो उन्होंने डिमांड की, नेहरू साहब ने वहां से डिमांड की, पैसे दो। हमने कहा नहीं, ये आधा शुमार सही नहीं है, गलत है। उस पर फिर एग्रीमेंट भी हुए, लियाकत नेहरू पैक्ट भी हुआ। ये थे 70 ईयर्स ऑफ पार्टीशन। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो बड़ा मानी खेज है, मास्टर नैरेटिव। आइडियोलॉजी क्या बनी मुल्क की। टू कंट्रीज एडॉप्टेड टू डिफरेंट वेज। वहां पे रिलीजन आउट किया गया, लैंग्वेज इन की। हमारे यहाँ लैंग्वेज आउट की गई, कल्चर आउट किया गया, रिलीजन को इन किया गया, जनासा भी नहीं रहे। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया। ये हम मास्टर नैरेटिव में पढ़ेंगे, मेरा साथ दीजिएगा। बेहतरीन ये किताब है और बेहतरीन इसके चैप्टर्स है। मैं कोशिश करूंगा हर रोज आपको एक एक चैप्टर की एक लॉन्ग फॉर्म में वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।